नमस्कार, शाम के 7 बज गए। मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरोध और आप देख रहे हैं देश दिन भर। सबसे पहले आपको देश की तमाम अहम खबरें बता दूं। आम आदमी पार्टी का पोस्टर वॉर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले टीवी पर विज्ञापन, फिर ऑडियो विज्ञापन, अब बैनर और होर्डिंग के जरिए लगातार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पर हमले तेज करती जा रही है। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक कार्ड खेल दिया है। आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों की जमीन हम नहीं लेने देंगे और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उधर हरियाणा के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के हिसाब से सरकार उनकी जासूसी करा रही है और आज उन्होंने बाकायदा अपने कमरे में सीआईडी के एक जवान को पकड़ा है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक देवभूमि के हर हिस्से में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में भूस्खलन ने आज एक शख्स की जान ले ली। प्याज एक बार फिर से रुलाने के लिए तैयार है। थोक कीमतों की बात करें तो महज 3 दिन में ही प्याज की कीमतों में 30% का उछाल आया है। विपक्ष ने चढ़ती कीमतों का ठीकरा सरकार के सर फोड़ दिया है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क हादसे की 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में सोमवार को एक लड़के की सड़क हादसे में मौत हो गई। विनय अपनी मां के लिए स्कूटी से दवाई लेने निकला था। एक कार ने उसे टक्कर मार दी और विनय की मौत हो गई। दिल्ली वालों ने विनय को सड़क पर 10 मिनट तक तड़पता हुआ छोड़ दिया। कोई इसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सड़क हादसे की दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जहां एक मर्सिडीज ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 22 तारीख की इस घटना में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वहीं जम्मू के मार्बल मार्केट में 21 जुलाई को सड़क हादसे में ही पूर्व डीसीपी विजय गुप्ता ने अपनी जान गंवा दी। तीनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अगर हम सड़क पर किसी को मरता हुआ इस तरह से घायल देखते हैं, कोई उस शख्स को बचाने आगे क्यों नहीं आता? क्यों हम लगातार इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं? और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में हुए एक्सीडेंट की। तो विवेक विहार इलाके में तेज रफ्तार कार से कुचलकर हुई बीबीए छात्र की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी कार चालक पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ठीक ढंग से तफ्तीश कर ही नहीं रही है पूरे मामले की। आपको बता दें कि जिस जगह दुर्घटना हुई है वहां से गुरु तेग बहादुर अस्पताल महज 2 से 3 मिनट की दूरी पर था। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में हम इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी का शिकार हो गए कि हम 2 मिनट रुककर किसी घायल की मदद नहीं करना चाहते। दिल्ली बेदर्द हो गई है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। गुरुवार रात 11:30 बजे के करीब पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में तेज रफ्तार कार ने विनय को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद विनय सड़क पर करीब 9 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन आसपास के लोग उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय मूक दर्शक बने रहे। सूचना मिलने पर 10 मिनट बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने विनय को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके प्राण गए हैं, आगे किसी और को ना जाए। अगर कोई जाता है, कोई हत्यारे पकड़े जा सकते हैं, रवि भी पकड़े जा सकते हैं। हमने गाड़ी को आज बरामद कराए हुए 24 घंटे हो गए हैं और वो गाड़ी जिस कंडीशन में हमने थाने में पकड़वाई थी उसी कंडीशन में खड़ी है। अभी तक उसकी कोई जांच नहीं की गई। तो रोड पे जैसे वो पहुंचा है उसी टाइम गाड़ी वाला उसको हिट करके चली गया। वो वहाँ पे 9 मिनट तक तड़पता रहा, किसी ने मदद नहीं करी। झिलमिल कॉलोनी में रहने वाला विनय अपनी बहन की शादी की तैयारी में जुटा था। 23 तारीख को उसकी बहन की शादी थी। मां के लिए दवा लाने के लिए विनय स्कूटी लेकर निकला ही था, तभी रेड लाइट के पास तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार हो गए। तो एक तरफ दिल्ली की सड़क पर आम लोगों का अमानवीय चेहरा दिखा, तो पटना में राजनेताओं का। पटना के रविंद्र भवन में आयोजित सम्मेलन के दौरान पूर्व मंत्री आनंद मोहन सिंह ने दम तोड़ दिया। सम्मेलन के मंच पर बैठे पूर्व मंत्री आनंद मोहन अचानक बेहोश हो गए। उसी मंच पर लालू प्रसाद यादव से लेकर श्याम रजक, जो कि मंत्री हैं, वो मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल भिजवाने की जरूरत नहीं समझी। बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां वहीं लगी रह गईं। बेहोश होने के काफी देर बाद एक कार्यकर्ता उन्हें अपनी छोटी सी गाड़ी में लादकर अस्पताल ले गया। पीएमसीएच पहुंचते ही डॉक्टर्स ने आनंद मोहन सिंह को मृत घोषित कर दिया। पूर्व मंत्री की बेहोशी के बाद भी कोई नेता उन्हें देखने तक नहीं आया। और आज ऐसा लग रहा है कि हर खबर सिर्फ अमानवीयता की है। उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। आरोप लगाया कि जीआरपी ने तलवारबाजी के नेशनल खिलाड़ी होशियार सिंह को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। IBN 7 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस परिवार का दर्द समझना मुश्किल नहीं है। रोते रोते होशियार सिंह की मां की आंखें पथरा गई हैं। ट्रेन से कटकर जान गंवाने वाले होशियार सिंह की पत्नी की माने तो ट्रेन में 2 सिपाहियों को सिर्फ 200 रुपए की घूस न देने पर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया।
आंखों से बात कर रहा था मुझसे, वो मेरे आगे बंद मत करना प्लीज, वो आंखों से बात कर रहा था, लेकिन उसको किसी ने नहीं बताया, छोड़ दिया उसको पत्थरों के बीच में, ऊपर पटक दिया उसको, वही दम तोड़ दिया उसने। वहीं जीआरपी का दावा है कि तेजी से ट्रेन पकड़ने के चक्कर में होशियार सिंह गिर गए। तो जब सबकी एक रिपोर्ट आ गई तब ये माना गया कि सबके तथ्य समान है, इसमें हमारे किसी आदमी का कोई एस्कॉर्ट कर्मी का दोष नहीं है। वो तो अभी तो 3 डिब्बे उनके आगे थे, हाँ, उस डिब्बे में भी नहीं थे। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 सिपाहियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन जीआरपी को राज्य सरकार के अंदर बताते हुए रेलवे ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। फिलहाल यूपी की समाजवादी पार्टी इस मसले पर दुख जताकर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। अब बात दिल्ली की, दिल्ली सरकार की, जिसकी नजीब जंग के साथ जो जंग है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में अब एलजी ने सीएम को एक तल्ख चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने मेरी सरकार कहने का गलत मतलब निकाला। नजीब जंग ने कहा कि दिल्ली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है और वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो केजरीवाल के लिखे खत से काफी आहत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियमों के मुताबिक महिला आयोग के अध्यक्ष की फाइल उनके पास भेजी गई होती तो उन्हें दस्तखत करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। एलजी ने केजरीवाल के उस आरोप को भी सिरे से नकार दिया जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि वो चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर पाते। एलजी के मुताबिक उन्होंने सेक्रेटरी स्तर के ट्रांसफर में हर बार सीएम की बात मानी है, उसके ऊपर के ट्रांसफर दोनों लोगों की मंजूरी से ही किए जाने का नियम है। और अब बात करते हैं दिल्ली सरकार के एडवर्टाइजमेंट्स की। तो दिल्ली सरकार के कामकाज को विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए एक साल में 526 करोड़ रुपए का बजट खर्च करने का जो प्रावधान रखा गया था, उसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन विज्ञापनों का सहारा अब दिल्ली सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर हमले करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सर, प्लीज दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। दिल्ली के हर प्रमुख चौराहों पर ये होर्डिंग्स लगाकर दिल्ली सरकार ने अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया है। इन विज्ञापनों से दिल्ली को पाट कर दिल्ली सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब वो केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। दिल्ली सरकार ने इस लड़ाई के लिए हथियार बनाया है मीनाक्षी मर्डर केस को। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के एक मंत्री के कहने पर सब कुछ कर रही है। A very senior official who is very close to the Prime Minister and a very senior cabinet minister is directly interfering and giving instructions to the police commissioner. This is what my sources have been telling me for a very long time. दिल्ली सरकार के छिड़े इस विज्ञापन युद्ध में पुलिस कमिश्नर ने भी लोहा लेना शुरू कर दिया है। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि हम थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भारत सरकार को रिपोर्ट करते हैं। चलिए दिल्ली के बाद रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आरोप है कि उनकी खुद की सरकार उनकी जासूसी करवा रही है और आज बाकायदा विज ने अपने कमरे में सीआईडी के एक जवान को पकड़ लिया और तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक खुद डीआईजी मौके पर पहुंच नहीं गए। गौरतलब है कि विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच सरकार के शुरुआती दिनों से ही लगातार अनबन चल रही है। हरियाणा के सबसे चर्चित मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में सिविल सेक्रेटेरिएट में अपने कमरे के बाहर सीआईडी कर्मचारियों को घूमते पकड़ लिया। घटना दोपहर लगभग 3 बजे की है, जब 8वीं मंजिल पर मौजूद विज के कमरे के बाहर ये सीआईडी कर्मचारी घूम रहा था। विज के मुताबिक उन्हें कई दिन से इस बात का एहसास था कि ये कर्मचारी उनके जासूसी कर रहा है। उन्होंने जो मेरे दफ्तर में आते हैं उन्होंने भी बताया कि ये आदमी रहता है, बहुत सारे पत्रकार साथियों ने भी बताया कि ये आदमी बाहर खड़ा रहता है। तो आज हमने फील्डिंग लगा के इसको पकड़ा। हम देखना चाहते थे भी कौन आदमी है ये। जब हमने पकड़ा और इससे पूछा तो इसने कहा मैं सीआईडी का। सीआईडी कर्मचारी को पकड़ते ही विज ने पहले तो एडीजीपी सीआईडी शत्रुजीत कपूर को फोन लगाया और उन्हें तुरंत अपने कमरे में बुलाया, लेकिन जवाब आया कि वो चंडीगढ़ में नहीं है। फिर विज ने डीजीपी यशपाल सिंघल को तलब किया। साथ ही सेक्रेटेरिएट में मौजूद दूसरे मंत्रियों को भी अपने कमरे में बुला लिया। डीजीपी ने माना कि सीआईडी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर था, हालांकि जासूसी के आरोप पर जांच की बात कही। जांच के आदेश दे दिए हैं और हमें पूरा इसमें डिटेल में जांच करके जो भी तथ्य सामने आएंगे वो मंत्री जी के सामने पुटअप कर दिए जाए। और खबर मौसम की, तो जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश अब भी जारी है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से जम्मू के भीतरी इलाकों में भारी तबाही हुई है और कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कुदरत जब अपने पर आती है तो इंसान कितना बौना नजर आता है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं।
मेंढर में बादल फटने से काफी तबाही हुई है। कई घर बह गए हैं, 7 पुल बह गए हैं, कई किलोमीटर सड़कें भी बह गई हैं। पुंछ के खनेतर गांव में कई घर तबाह हुए हैं और कई वाहन बाढ़ में बह गए हैं। पहाड़ों पर बारिश अब भी जारी है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ में भी भारी तबाही हुई है, लोगों को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ भी कई सड़कें बह गई हैं। हम इस वक्त जम्मू तवी के किनारे पर हैं। यहाँ पर भी जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसका पानी पहुँचना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पर आ रहा है और अगर इस तरह से पानी बढ़ता रहा तो पूरी जम्मू तवी के भीतर बाढ़ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगातार 2 दिन से पहाड़ों में ज्यादा बारिश हो रही है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी नाले और कुछ छोटी नदियां उफान पर हैं। और पहाड़ों पर लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पिथौरागढ़ में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं और भूस्खलन से 4 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। पिथौरागढ़ शहर के वीआईपी इलाके भाटकोट में शुक्रवार सुबह हुए भूस्खलन की चपेट में आकर 4 कार और 1 बाइक जमींदोज हो गई, तो वहीं करीब आधा दर्जन मकान भी इसकी जद में आ गए। भूस्खलन से कई घरों के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि एक मकान पूरी तरह से तबाह हो गया, जिससे लोग दहशत में हैं। 6:20 पर मैं आया तो एकदम वो धड़ मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगा। फिर लोग हम बरामदे में थे तो भाग गए। मेरा लड़का गाड़ी में बैठने के लिए आ रहा था ड्यूटी पर जाने के लिए, वो सीढ़ी में रुक गया। अगर वो 4 मिनट और पहले आ जाता तो गाड़ी के अंदर दब जाता। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए खतरे की जद में आए मकानों को तुरंत खाली कराकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। लगातार बारिश की वजह से पास के ही एक स्कूल की बिल्डिंग अनहोनी को दावत दे रही है। 100 से ज्यादा बच्चे रोज इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। जरूरत है इस स्कूल के बच्चों को किसी और जगह शिफ्ट करने की। आप देख रहे हैं देश दिन भर। 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेनन ने अपने डेथ वारंट को चुनौती देते हुए जो याचिका दाखिल की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। इधर याकूब मेनन की फांसी की सजा पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। इस बार उसकी फांसी पर सवाल उठाया है एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। हैदराबाद में एक जनसभा में याकूब की फांसी को ओवैसी ने आज मजहबी जामा पहना दिया। मैंने सिर्फ ये इस बात का सवाल उठाया कि बैन सिंह के कातिलों को फांसी अब तक नहीं दी गई है, राजीव गांधी के कातिलों को फांसी नहीं दी गई। वहां की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी खुद को अल्पसंख्यकों की आवाज के तौर पर पेश करते हैं और अब उन्होंने आवाज उठाई है 1993 मुंबई धमाकों के दोषी और फांसी की सजा पा चुके याकूब मेमन के लिए। फांसी माफी के पुराने केस को उठाकर उन्होंने याकूब की फांसी को मजहबी रंग देने की भरपूर कोशिश की। राजीव गांधी के किलर्स को फांसी नहीं देना क्या रीजनल उसमें लीनिंग्स नहीं है क्या? इंसाफ करिए, हम कह रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि याकूब इन्वॉल्व, याकूब का इन्वॉल्वमेंट है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि 7 मेंबर्स फैमिली के कैसे आ जाते हैं। फांसी से बचने के याकूब के इस तमाम तिकड़म के बीच ओवैसी की मजहबी सियासत ने उन्हें बाकी दलों की आलोचना का शिकार बना दिया है। खामखा की इस पर राजनीति कर रहे हैं ओवैसी, इस पर कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ या आम आदमी के खिलाफ उसकी हत्या करने में शामिल होगा, उसकी जात और धर्म और पूजा पद्धति देखकर कानून काम नहीं करता। उधर आंध्र प्रदेश में पद यात्रा कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि वो सरकार को किसानों की जमीनें नहीं लेने देंगे। पद यात्रा के दौरान राहुल ने किसानों, गरीब महिलाओं और छात्रों से मुलाकात की और आपको बता दें कि राहुल ने उसी गांव से अपनी पद यात्रा शुरू की जहां 1979 में इंदिरा गांधी ने एक बैठक की थी। अनंतपुर में खुदकुशी करने वाले किसान हरिनाथ रेड्डी के परिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राहत राशि का एक चेक सौंपा। इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम किसानों से उनकी जमीनें हड़पना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो सरकार को किसानों की ताकत दिखा देंगे। उन्होंने टीडीपी सरकार को केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग करने की सलाह दी। The Congress Party and the farmers of this country decided to show a little bit of the power of the farmers to the Prime Minister. I can fully understand the intention of the Prime Minister. But what I don't understand is the intention of the Chief Minister of the state and of the other party. सूखा प्रभावित जिले अनंतपुर में 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के दौरान राहुल किसानों और बुनकरों से भी मिले। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य में ये राहुल गांधी की पहली यात्रा है।
साल 2014 में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी को मिली शिकस्त के बाद राहुल की इस यात्रा को राज्य में पार्टी का आधार मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देश का किसान पारिवारिक दिक्कतों, बीमारी, नशा, दहेज, प्रेम प्रसंग और नपुंसकता की वजह से आत्महत्या कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का। उन्होंने राज्यसभा में बाकायदा एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। जाहिर है ऐसे जवाब पर बवाल उठना ही था, विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। बात बढ़ती देख राधा मोहन सिंह ने सफाई दी कि उन्होंने तो महज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया था। राधा मोहन सिंह से हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने बातचीत की। फार्मर जो आत्महत्या करते हैं उसमें लव अफेयर भी कारण कहीं उसमें जिक्र नहीं। जो नीचे का कॉलम है फार्मर्स ने कितनी आत्महत्या की उसमें कहीं लव अफेयर्स नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के, राहुल गांधी ने भी इसके ऊपर में, तो राहुल गांधी से पूछिए कि सेम इसी प्रकार का जवाब जिसमें लव अफेयर्स नहीं है, फार्मर्स का कॉलम अलग है, उनसे पूछिए कि 30 मार्च 12 को और राज्यसभा में और 26 मार्च 13 को उसमें भी नहीं है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ऑन स्टार्ट क्वेश्चन में हमारे कुंडरिया जी राज्य मंत्री हैं, तो लिखित जवाब है, लिखित जी, तो लिखित जवाब में ऐसा कुछ नहीं है। जो आप है रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो विवरण दिया है जिसमें फार्मर्स की आत्महत्या का अलग कॉलम है और उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है जिस बात को बोल रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रणव ने अभी मुझे बताया कि यही जवाब नेता लगातार 4 साल से देते आ रहे हैं। बहरहाल देश दिन भर में अभी मेरे साथ इतना ही, कुछ ही देर में मिलती हूँ आपसे स्पेशल रिपोर्ट के साथ।